धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करने वाले हैं यूएनओ की, जी हां, जहां से फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है, हम लोग भी उधर ही देख रहे हैं, तो इस पर खास बात करेंगे। और इसके अलावा जितने तमाम मुद्दे हैं उन पर भी आपके सामने कुछ पहलू रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हमारे यहां तो लगता है राहुल गांधी आह्वान करके भी थक गए, जेनजी निकल के नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगवा गैंग जीत गया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी भगवा गैंग ही जीत गया है। जो लेफ्टिस्ट हैं, सेंट्रलिस्ट हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लगता है बाकी देशों के अंदर, दुनिया भर के, वहां पर जेनजी जरूर धमाल मचा रहे हैं। फिलीपींस के हालात को देखें तो यही कहा जा सकता है, और पेरू के हालात को देखें तो यही कहा जा सकता है, या मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं कहने में? नहीं, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। भारत की बात अभी हम नहीं करेंगे, इस पर हम चर्चा करते रहे हैं। और ऐसा कहना कि भारत का मजदूर वर्ग या युवा वर्ग शांत है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। कुछ चुनाव में क्या गड़बड़ियां हुई है, कैसे हुई है, क्या नहीं हुई है, हम छोड़ देते हैं। फिलीपींस और पेरू में थोड़ा सा अंतर है, जो दोनों देशों में आंदोलन चल रहा है। फिलीपींस में वहां पे मुख्य रूप से बाढ़ आया हुआ, बड़ा बुरा हालत है जनता का, और उसमें यह पता चला है कि करीब $9.5 बिलियन का, यानी $9.5 अरब की धांधली हुई है। यानी एक तरफ जनता बाढ़ में मर रही है, दूसरी तरफ वहां के लोग जो है सो मजे कर रहे हैं इतने पैसे लेकर। और इसलिए वहां आंदोलन जो शुरू हुआ है बहुत जबरदस्त बुरी तरह फैल गया, केवल मनीला ही नहीं बल्कि पूरे अन्य क्षेत्रों में। तो यह तो उस तर्ज पे है तकरीबन जैसे बांग्लादेश में या नेपाल में हुआ था, बल्कि कहें तो ज्यादा श्रीलंका के तर्ज पे हुआ था, करप्शन क्राइम के अगेंस्ट में, जनता की खराब होती हुई हालत में। जहां तक पेरू की बात है, यहां की जनता की स्थिति खराब है वो बात अलग है, लेकिन वहां जो तानाशाह लाया गया है, पहले जो इनके नेता थे जो चुने गए थे, पेड्रो कास्टिलो, वामपंथी या कुछ हद तक माओवादी भी थे, और इनको जबरदस्ती इन अमेरिकी मदद से जैसे भी हो, और वहां की कांग्रेस वगैरह करके, चूंकि बहुमत वहां पर नहीं थे, और इनको अबदस्त करके इनको जेल में डाल दिया, जबकि जनता के चुने हुए सीधे प्रतिनिधि को हटाकर और जबरदस्ती वहां पे गलत तरीके से करके अमेरिकी एक कठपुतली जो है वो दीना महिला है, और उनको लाके बिठा दिया गया है। और वहां के हर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अधिकार है जनता का, उसको सस्पेंड, ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। मास अरेस्ट हुआ है, 60 से अधिक लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं, 600 से अधिक लोग घायल हैं, और जो अंतराल है सबसे धनी और गरीब में वो बढ़ता जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि जैसे नेपाल में भी इस गैर बराबरी के ऊपर आंदोलन हुआ था, खासकर कुछ अन्य नए देशों में, इंडोनेशिया में वहां हुआ था, ये नई चीज आ रही, जनता ऐसे खिलाफ नहीं थी, वह अपनी हालत के खिलाफ लड़ती थी। लेकिन अब वो कह रही है कि हमारी हालत बुरी है, तुम अपने कार खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो, तुम घर बढ़िया ले सको उसके लिए अपने एमएलए एमपी को पैसे दे रहे हो, यहां 4 गुना 5 गुना हो रहा है। इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है, और मांग यही उनका कि पहले वाले के जो राष्ट्रपति थे उनको जेल से रिहा करो, नए तरीके से चुनाव करवाओ, और तब हम देखेंगे कौन जीतता है। जी, आपने पेरू की तो पूरी पृष्ठभूमि बताई सर, लेकिन फिलीपींस में आपने सिर्फ बाढ़ का जिक्र किया। क्या वाकई में फिलीपींस में सिर्फ बाढ़ के चलते ये हालात पैदा हुए हैं, या जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका फिलीपींस का इस्तेमाल करते हैं चाइना के खिलाफ, या चाइना जो है वहां पे अपना हस्तक्षेप चाहता है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को रोकना चाहता है, वो भी एक वजह है? वह मुझे नजर नहीं आया, लेकिन आपने अच्छा याद दिलाया, एक बहुत बड़ा पहलू है कि फिलीपींस सरकार ने वहां जनता के आक्रोश के कारण, जो कि भारी संख्या में वह पैलेस्टीन के समर्थन में आ रहे थे, और उनके गुस्सा को शांत करने के लिए जो भी पहले से इनका अस्त्र शस्त्र का खरीद बिक्री इसराइल से था जो लेते थे, उस खत्म होने के बाद से नया रिन्यू नहीं कर रहा है, हो सकता आगे कर दे। तो एक तो वो पहलू बनता है, दूसरे इनकी बेरोजगारी वगैरह भी काफी ज्यादा है।
फिलीपींस में गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी और अन्य चीजों की समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। और बाहर की शक्तियां तो ऐसे छोटे छोटे देशों में होती हैं, क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे दुतेर्ते, वह कहीं ना कहीं से अमेरिकी साम्राज्यवाद से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता बदल गया। वो जहां जहां भी ड्रग कार्टेल्स थे उसको पकड़ के बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना जुडिशरी में गए हुए सीधे मार दो। और कुछ जनता बड़ी खुश होती थी। बाद में उनको समझ में आया कि इस कानून के चलते उनका भी बैंडिंग बच गया, जो उनका था वह भी खत्म हो गया। तो इसलिए कई तरह की चीजें मिक्स्ड है। बाहरी ताकतें तो हर जगह घुसी रहती हैं, ताकि वो प्रो अमेरिकन हो या प्रो चाइनीज हो या यहाँ पे प्रो इंडियन हो या जो भी हो। जी चलिए अब अगले पड़ोसी की बात करते हैं अपने। हालांकि फिलीपींस को हम अपना पड़ोसी ही कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए एशिया के हिसाब से। तालिबान जहां अफगानिस्तान में कब्जा करके बैठा हुआ 4 साल से, कब्जा ही कहा जाएगा, अमेरिका को उन्होंने भगा दिया, कोई चुनी हुई तो सरकार वहां पे है नहीं। जो गुर्राहट दिखाई थी ट्रंप ने धमकाने वाले स्टाइल में और कहा था कि बगराम अगर हमें नहीं दिया तो, वैसा ही तड़कता हुआ जवाब दे रहा है तालिबान और कह रहा है 1 मीटर भी जगह नहीं देंगे। तो ये तालिबान का अपना दम है, चाइना की टोन है या रशिया की टोन है? तालिबान या पूरे अफगानिस्तान में कहें तो यह ऐसा देश है जहां की विदेशी शक्तियां बहुत समय तक नहीं टिक सकी, आए भी हैं तो हमेशा लड़ते रहना पड़ा है। इसके पहले तथाकथित जो सोवियत सेना थी वो, उसके बाद से अमेरिकी सेना से भी 20 साल लड़के कर दिए। तालिबान का यह जवाब देना कि यह जो इनका संधि हुआ था 2020 में, उस समय ट्रंप ही थे कि अमेरिकी सेना वहां से वापस हटेगी, क्योंकि लड़ते लड़ते अमेरिकी सेना थक चुकी थी और कहीं से भी वहां शांति नहीं हो रही थी और उनको हटना पड़ रहा था। और अमेरिकी सेना ही वहां पे तालिबान में वो गांजा अफीम का व्यापार करती थी और दूसरी दुनिया को बेचती थी, उससे पैसा आता था, वहां से अफगानिस्तान के ऊपर राज करते थे और अपने देश में ले जाते थे। खैर, उस एग्रीमेंट की जहां तक बात है, ट्रंप की बात ही वह था कि 2021 तक सारी अमेरिकी सैनिक वापस आ जाएगी। तब तक ट्रंप हार गए और बाइडेन आ गए, और बाइडेन ने उस दोहा एग्रीमेंट को सही माना और उस पर एग्रीमेंट पे उन्होंने भी साइन किया। लेकिन जो भागने का वहां स्तर हुआ, बड़ा हंगामा हो गया और ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि मैं रहता तो ऐसा ना होता। तो अब ट्रंप पता नहीं कौन सी गीदड़ भभकी दिखा रहे हैं, क्या ताकत दिखा रहे हैं। अब ट्रंप की औकात नहीं है कि एक तरफ से तुर्कमेनिस्तान या तजिकिस्तान की तरफ से अपनी सेना वहां ला सके, चीन से तो संभव है ही नहीं, और फिर से अफगानिस्तान में आ सके। तो जो अफगानिस्तान के तालिबान जो अपना ताकत दिखा रहे हैं जिस बल पर, वह उनका बल है, उनकी ताकत है। और चीन भी निश्चित रूप से वह आर्म्स ऑफ नेशन के साथ मदद करेगा यदि अमेरिका घुसेगा, ताकि अमेरिका यहां भी लंबा हो जाए। जी चाइना और ये उज्बेकिस्तान वगैरह जिनका आपने जिक्र किया, चलिए वहां से तो अमेरिका नहीं आ सकता, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते तो अमेरिका घुस सकता है ना। क्या पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका वाकई में घुस पाएगा? पिछली बार जब पाकिस्तान के रास्ते घुसा था यूएसएसआर के हराने के चक्कर में, और पाकिस्तान के ही रास्ते से ये अफगानियों को वहां से लेके आते थे जो पाकिस्तान में भर के आए थे, और हवाई जहाज में भर भर के इनको अमेरिका के जगहों में 3 स्टार यहां तक कि 5 स्टार होटल में रखा गया। इन्हें कुरान पढ़ाया गया उन लोगों द्वारा जो उन्होंने कहा कि जिहाद तुम्हारा धर्म है, और जो गैर मुसलमान है उनको मारो, और जो मरने के बाद जाओगे तो स्वर्ग में तुम्हें परियां या जन्नत जो भी में दिखाएंगे और वगैरह और होगी। इन्होंने किया, इन्होंने यानी कुरान का निस्तानाबूद कर दिया। जो भी इस्लाम धर्म था इसका इन्होंने निस्तानाबूद कर दिया। इनफैक्ट जितने भी तालिबान में, जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड देखे, आईएसआईएस है उसके पीछे, अमेरिका, इंग्लैंड और हाल फिलहाल में मोसाद का हाथ है। अब पाकिस्तान वो नहीं रहा। अब पाकिस्तान भले ही अमेरिका की मदद से उन्होंने इमरान खान को अंदर किया और कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया से दोस्ती होने के बावजूद भी पाकिस्तान चूंकि अब चीन से उसको समझ में आ रहा है, रूस से भी संबंध कर रहा है, बेलारूस से भी कर रहा है, वह नहीं चाहेगा कि उसके थ्रू, चूंकि एक तरह से कहीं ना कहीं ओपन हो गया, अमेरिका फिर से तालिबान के अंदर प्रवेश करे। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब वो ये नहीं चाहेगा, वो पाकिस्तान जिसे आजकल हम सोच रहे हैं बिल्कुल ज्यादा ही ट्रंप भक्त बना हुआ है, ट्रंप ने उसे ज्यादा ही अपना चमचा बना लिया है। खैर अब रुक कर लेते हैं ट्रंप मान से जुड़ी खबरों का, और पहला जो अपडेट है वो हमारे से ताल्लुक रखता है, यानी कि भारत से ताल्लुक रखता है। साउथ कैरोलिना में डकैतों ने गोली मारकर एक भारतीय महिला की हत्या कर डाली है। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र को वहां की पुलिस ने मार डाला था। क्या वाकई में ट्रंप के आने के बाद कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है अमेरिका की?
चौपट हो चुकी है, कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन चौपट हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गन कल्चर, दूसरे तरह के कल्चर, इनके खुद के जो लोग हैं उनका असैसिनेशन जो हुआ है, और जिसको लेकर ट्रंप खुद खूब कूद रहे हैं वामपंथियों के खिलाफ, और अपना पॉलिटिक्स और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जितने भी ये दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उतने ही वहां लूटपाट, बेरोजगारी के साथ साथ, और इस तरह का चीज जो बन रहा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से तो खत्म हो ही चुका है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वह भी बिल्कुल चौपट हो रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं जगह जगह पे कि हम जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको उतार देंगे और स्थानीय जो पुलिस है उसको हटा देंगे, लेकिन लगता है कंट्रोल नहीं होगा। चार्ली किर्क की हत्या को उन्होंने महान जरूर बताया है कि वो महान था, लेकिन फिर भी वहां एक डर का माहौल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरे अमेरिका में फैलता जा रहा है। और शायद ये ट्रंप के डिसीजन ना लेने की वजह से हो रहा है, कभी किसी को अच्छा कह देना, किसी को बुरा कह देना। जैसे हमारे यहाँ कभी जीएसटी को अच्छा बता रहे थे, आज कह रहे हमने जीएसटी घटा के बहुत बड़ा आसान कर दिया है, तो अब तक जो लूटा उसको कौन देगा। अगली खबर हमारे पास है उत्तर कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले शासक किम जोंग उन से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो जो ये बार बार बोलता है कि परमाणु हथियार छोड़ो, ये नहीं छोड़ेंगे, हमारी सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस शर्त को हटाओ, हम बात को तैयार हैं। हाँ, अमेरिका के साथ साथ, ट्रंप के साथ साथ उत्तर कोरिया के भी जो नया है, लीजे जो आए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि अब हम पिछला रवैया बदलना चाहते हैं, फिर से उत्तर कोरिया से संबंध बेहतर उत्तर कोरिया के करना साथ चाहते साउथ कोरिया के हैं। दक्षिण कोरिया, माफ कीजिएगा, दक्षिण कोरिया के जो नया है वह उत्तर कोरिया के बारे में कहते हैं, और उन्होंने अपना हरा झंडा दिखाया कि भाई बॉर्डर पे भी उसको शांत करने की कोशिश की गई है। जो लाउड स्पीकर वगैरह जो बजते रहता था, उनका गाना शाना, वो सब बंद किया है। उनका भी कहना है कि भाई हम लोग शांति प्रिय देश हो जाए, आपस से मिलजुल कर रहें और डी न्यूक्लियराइज कर दे पूरे जोन को, मतलब उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान वगैरह। उनका भी हिंट है। इस पर ये नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे सार्वभौमिकता के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारा न्यूक्लियर बम का होना बहुत जरूरी है। और यह बहुत सही बात कर रहे हैं कि ना होगा तो उनकी हालत भी है ईरान जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, या अन्य जो आप जितने भी अरब कंट्रीज के देश हैं उसके तरफ, जिस तरह से उन्होंने कई देशों की हालत बनाने की कोशिश की अफ्रीका में, स्पेशली लैटिन अमेरिका में, यहां तक कि ब्राजील जैसे बड़े बड़े देशों को भी उन्होंने कोशिश की है। वह तभी सुरक्षित है जबकि या तो पूरी दुनिया से न्यूक्लियर बम खत्म हो जाए, जो कि इस साम्राज्यवादी पूंजीवादी सत्ता में संभव नहीं है, या ये ऐसे भी जो रीजनल पावर्स हैं इसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब। जी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और क्या इसी वजह से फैसला लिया गया है कि पेंटागन की कोई भी सूचना बिना अनुमति के अब कोई भी पत्रकार या मीडिया हाउस लीक नहीं कर पाएगा, यानी उस पर खबर नहीं कर पाएगा? क्या इन्हीं तनावपूर्ण स्थितियों के चलते फैसला लिया गया सर? पेंटागन में कुछ न्यूज चैनल्स को तो इन्होंने पहले ही बंद किया था या रिस्ट्रिक्ट किया था। अब यहां तक की है कि आप यदि पत्रकार हैं, जा रहे हैं, तो आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड होगा, यानी स्कॉट होगा, जहां मर्जी जिससे मिल लिए, जो फोटो खींच ली वो नहीं कर सकते। जो नया कानून बना है वह कानून एक्चुअली ऑफिशियली भी नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस में लाना पड़ेगा, वहां पास होगा ना होगा बात अलग है। लेकिन जो पत्रकार हैं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर अकरम जाते हैं, तो उनसे शपथ ली जाएगी कि आप कोई भी यहां का खबर बाहर देने से पहले हमसे परमिशन ले ले, नहीं लेंगे आप शपथ लीजिए, जिस रूप में ले, धर्म के नाम पे ले, गॉड के नाम पे ले, अपनी रूप में ले। तो ये शपथ ग्रहण करवा के एक और नौटंकी वहां पे ये ट्रंप करवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के हक में है, जो पहले ऐसा नहीं था। जैसे उन्होंने कर दिया कि झंडा को जलाना वहां का नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इज्जत की बात से उससे जोड़ रहे हैं, जो कि वहां स्वतंत्रता था, पहले था। और यह जो लॉ इनडायरेक्ट जो भी थोपा जा रहा है, वह केवल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में नहीं, मतलब क्लासिफाइड जैसे रिस्ट्रिक्टेड है या सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पर लागू होगा। यानी धीमे धीमे करके जो भी वहां की पत्रकारिता, जर्नलिज्म, या हम तो देख ही रहे हैं कि जो लॉ में मतलब हो रहा है, जुडिशरी में हो रहा है, उसको भी ट्रंप की पूरी कोशिश है कि खत्म करें। इन तानाशाहों को पता नहीं है कि तुम्हारा 3-3.5 ही साल बचा है, उसके बाद क्या होगा। और बीच में यदि नेपाल या बांग्लादेश की तरफ कुछ हो गया, जो कि असंभव नहीं हो सकता है, तब तुम्हारा क्या होगा। जी
क्या इसको हम यूक्रेन रूस जंग से जोड़ के देख सकते हैं, इस फैसले को? क्या इसको हम वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका कर रहा है उससे जोड़ के देख सकते हैं? क्या इजराइल के जरिए, क्योंकि इजराइल नहीं कर रहा है गाजा में, ये साफ हो चुका है, ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है, क्या उन सब से जोड़ के देख सकते हैं? इसलिए चाहते हैं कि वहां से कोई खबर ना निकल जाए। बिल्कुल, कई तरह के पहले लीक आउट हुए हैं, लीक्स हुए हैं, जबकि इसराइल ने प्लान किया था पहले ईरान पर कैसे आक्रमण करे, वो चीज आ गया था और सामने आ गया आक्रमण से पहले, और उसका पूरा डिटेल्ड मतलब आ गया था कहां पर अटैक कर रहे हैं। एक बार अभी आया था टेलीग्राम में, जो इनके पक्ष वाले नहीं थे, पत्रकार आ गए थे इनके डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो जी। वो सब धीमे धीमे करके, हालांकि उस पत्रकार महोदय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने ना भंडा फोड़ा ना कुछ बोला, चुपचाप इंफॉर्मेशन अपना यूज कर रहे थे। या पत्रकारिता, इसमें कोई खराब बात नहीं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे। तो इस लॉ के पीछे केवल अमेरिकी ही नहीं है, बल्कि आप कहें तो MI5, MI6 और जहां तक जियोनिस्ट रिजीम है इजराइल की, मोसाद, सब कहा था कि भाई इस तरह से बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको रोको तुम। और इसी कारण यह चीज आ रहा है कि इसके पहले भी आ चुका है बहुत सारे, जो उन्होंने इराक में जिस तरह का जनसंहार किया, उसका पूरा का पूरा मसौदा चिट्ठा आ गया था, पूरे विश्व भर में हंगामा हुआ था। अमेरिकी, जहां तक प्रजातंत्र की बात है, उसके पीछे साफ नजर आ गया था कि किस तरह से ये सब खूनी दरिंदे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके का इन्होंने गाजा में मानवीय एक संस्थान बनाया है जीएचएफ के नाम से, और उसके जो रिटायर्ड फौजी हैं वो खुद खुल के सामने आके कह रहे हैं कि हाँ मेरे सामने कत्ल किया गया, मैं अब जीएचएफ में काम नहीं करना चाहता हूं। शायद उन्हीं सब के चलते ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पर क्या अमेरिकी मीडिया इन पाबंदियों को तोड़कर पूरी दुनिया के सामने कोई उदाहरण पेश कर पाएगा पत्रकारिता का? आने वाला वक्त बताएगा। आप रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं सीरिया का, क्योंकि कहा जा रहा है वहां पे 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। हालात तो वहां के ऐसे हैं नहीं, ऐसे में वोटिंग करा के क्या उखाड़ लोगे? एक वहां भी मजाक है, कई जगह है कि भाई वोटिंग होगा तो जो आपके कैंडिडेट होंगे उनको हम अप्रूव करेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। और यह रिटर्न ना होने के बावजूद हमने रोमानिया में और कई अन्य देशों में भी देखा, जिस पेरू की बात करें तो वहां एग्जैक्टली वही हुआ। जिसको चुनाव लड़ना था उसको उठा के तुमने जेल में डाल दिया जबरदस्ती, प्री मैच्योर, जबकि जनता चाहती थी कि वो सत्ता में रहे। तो तथाकथित रूप से प्रजातंत्र का कोई मायने नहीं है। जहां तक इस सीरिया की बात है, जो चुनाव हो रहा है वह भी एक मजाक ही बन गया है। वहां पे 210 मेंबर की पार्लियामेंट का चुनाव होगा, पीपुल्स असेंबली वहां कहते, पार्लियामेंट नहीं असेंबली कहते, एक ही बात है। और उसमें कहते हैं कि उसका 1/3 यानी तकरीबन 70 मेंबर जो है, जो वहां के बिना चुने हुए राष्ट्रपति ऊपर से लादे गए हैं, वह नॉमिनेट, मनोनीत करेंगे, है ना, शायद सही शब्द है, हाँ, तो मनोनीत करेंगे और बाकी के लिए चुनाव होगा। तो एक तरह से मजाक ही हो गया। 1/3 तो ऑलरेडी तुम्हारे जेब में है, बाकी कुछ ना कुछ में तुम धांधली करो ना करो, तुम्हारे पक्ष में 50% आएंगे ही। और ये लोग जो है तो उसके बाद से एक तरह से कानून बनाएंगे कि और फॉरेन पॉलिसी क्या होगी उस सब का करेंगे। तो चलिए, जो भी है चुनाव हो रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यह पाश्चात्य सभ्यता और उनकी मिलिट्री और पुलिस रूल्ड जो स्टेट है, जी। उनके लिए बहुत बड़ा चीज है कि देखो हमने वहां पे प्रजातंत्र ला दिया जो असद ने उसे खत्म कर दिया था। जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस 30% की आड़ में या 1/3 की आड़ में खेल खेला जाए और अमेरिका कहे कि तुम अपने आप को लिबरल दिखाओ, थोड़ा ड्रूज कम्युनिटी के लोगों को भी ले आओ, अलावी कम्युनिटी जो असद के खानदान परिवार से जुड़ी हुई थी या जात बिरादरी से जुड़ी हुई थी उसे भी ले आओ, और उसके जरिए दिखाओ कि देखो हमारी असेंबली में, हमारे पार्लियामेंट में सभी जातियों की नुमाइंदगी है, प्रतिनिधित्व है। ये जरूर होगा चुनाव के दौरान है, ये भी चुने जाएंगे। जहां तक ड्रूज है, मिलिशिया या दूसरे लोग हैं, वह भी तकरीबन वही काम करेंगे जो इजराइल कहेगा उन्हें या अमेरिका कहेगा। जो बच्चे खुचे हो सकता है उनको टर्की कहेगा। टर्की भी इस चीजों से बड़ा खुश है, जो चीजें हो रहा है सब मिलकर बंदरबाट करेंगे सीरिया के, और वहां जो तेल के संसाधन है। जी चलिए, साल भर होने जा रहा। पिछले साल दिसंबर का महीना था जब सीरिया में बदलाव हुआ था, तो साल भर पूरा होते होते क्या वाकई में सीरिया के लोगों को उनके अधिकार मिल पाएंगे और चुनाव के जरिए मुमकिन हो पाएगा? वक्त बताएगा, ज्यादा दूर नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का जो हमारे पास आ रही है इजराइल से जुड़ी हुई। बर्तानिया यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
और आपका पुर्तगाल, कई सारे देशों ने जो है कल बाकायदा तरीके से फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो टेढ़ा हुआ जा रहा है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया से उससे खास उम्मीद थी, कनाडा से भी जैसे पहले उम्मीद था। कनाडा में जियोनिस्ट रिजीम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके मिनिस्टर तक है, वो प्रो नाजीज है। पता नहीं दोनों में कैसे संबंध बनता है। कोई प्रो नाजी है जो कि जर्मनी के पहले वो थे, वहां से भागे हुए लोग जो यूक्रेन में रहते थे वो भी है, प्रो जियोनिस्ट भी है। आपस में पहले देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन नाजीज ने इनकी काफी अच्छी खासी पिटाई भी की थी, लेकिन फिर भी ये संबंध, ऐसा संबंध चल रहा है। खैर, जहां तक इन चारों देशों की बात है, और भी आगे देश आएंगे जो इनको देंगे, क्योंकि अभी जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था सऊदी अरेबिया फ्रांस की मदद से, जो चीजें आगे बढ़ी थी, उसके और भी कई देश हैं, और छोटे छोटे जो अननोन देश हैं, कई तरह की चीज है, वो लोग भी इन्हें मान्यता देंगे। कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है सो 140 से बढ़ के 150 160 हो जाएगा। केवल 20-25 रह जाएंगे जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इसकी चर्चा मैंने पहले की थी, इंग्लैंड ने जो दिया है, क्या लेबर पार्टी ने सही में कोई क्रांतिकारी कदम उठाया? मजाक है। ये जी। सब देश जो हैं इजराइल के साथ अभी भी इनका संबंध है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, और इनको पता है दो चीजों का, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, कि अब क्यों इस स्थिति में आके ये इनको मान्यता दे रहे हैं। इस मान्यता का कोई मतलब नहीं है। जी। फ्रांस ने कहा है कि हम मान्यता देंगे, पैलेस्टीनियन, एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास पे कहते हैं कि आपको वचन निभाना होगा, ये बातें पूरी करनी होगी, ताकि वहां पे आप जब सत्ता में आएंगे तो वहां शांति अमन होगा, सब कुछ होगा, और इनडायरेक्टली जो इजराइल कहेगा वो आप करेंगे। यानी सब कुछ वही के वही बात है। और इंग्लैंड की जहां तक बात है, वहां पे इसकी मैंने चर्चा की थी, बाल्फोर डिक्लेरेशन या जो भी था, जो कि आज से 108 वर्ष पहले 1917 में यह चीज हुआ था। वह इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर, जबकि उस समय ज्यूज केवल 10% थे इस पूरे पैलेस्टीन लैंड में, केवल गाजा नहीं, पूरे पैलेस्टीन लैंड में, और जब उनका लैंड पर अधिकार केवल 2% था, वह घोषणा कर दी कि ज्यूज का यहां पे राज्य होगा। बाकी 90% गए तेल लेने, छोड़ दिया गया। और उतने समय के बाद इनको दिया तो किसको लेटर दिया? तो ज्यूज के एक तथाकथित ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशन था इंग्लैंड में, आर्थर नाम के बंदे थे, उनको लेटर दिया। ये इतना भद्दा मजाक था, इतना घटिया और घृणित चीज है, इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही है जैसे भारत का विदेश मंत्री जो है वो बांग्लादेश के किसी चिट्टा गांव में, वहां पे यहाँ के किसी बंगाली के दे दे भाई वहां बंगालियों का वहां पे एक अड्डा होगा और तुम्हारा देश बनेगा स्वतंत्र रूप से। और आज आके तब दे रहे हैं जबकि गाजा में ठीक उल्टा हो गया उस समय की स्थिति का, पूरे पैलेस्टीन में, और वह तकरीबन खत्म हो गया। ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, तब तुम इसके मान्यता दे रहे हो। अभी भी अंदर अंदर तुम्हारे सारे आर्थिक ही नहीं, मिलिट्री एड्स भी जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। और अपने जनता को दिखाने के लिए, जनता के रोष को कम करने के लिए ये सब कर रहे हो। नहीं तो तुम सबके सबको, यदि हमारा बस होता तो आजीवन कारावास डाल दिया जाता। जी ठीक है, क्या आपको लगता है वाकई में जो ये तमाम कोशिशें चल रही हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है कि जो है फिलिस्तीनियंस को उनका अधिकार दे दिया जाए, हाँ, और इसको लेके जो खुशी भी जताई जा रही है, गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं हो पाएगी। ये कोई अच्छा कदम वाकई में होने जा रहा है लोगों के लिए? जो भी उस देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, रेसिस्टेंस, जिसका प्रमुख हिस्सा हमास, और जो एक राजनीतिक दल है, मैं बार बार दोहराता हूं, वह कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और पैलेस्टीन के वो सारे लोग जो लड़ रहे हैं 1967 के बाद से या 1948 के समय से, जबकि यूएनओ ने इनके भी 2 स्टेट की मान्यता दी थी कि इनका राज्य होना चाहिए, उसको ही तुम नेस्तनाबूद कर दोगे, तब तुम्हारा वह इजराइल का एक राज्य की स्थिति में नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंस तो भूल जाओ। वहां के लोगों को ऐसे भी भगाने की बात हो रही है, आप कहीं सूडान लेके जा रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं सर, और मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया बड़ी ऐसे लग रही है कि बड़ी फिक्रमंद है फिलिस्तीन के हक में, मुझे लगता है कि इजराइल के अस्तित्व में सवाल आ गया है नेतन्याहू की वजह से, और वो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का कागजों पर दर्जा देकर इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है?
इज़राइल को इसलिए कि हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और यह एक ट्रेंड है। इसकी मैंने बात की थी, आपने भी की थी जी कि इज़राइल कहीं ना कहीं से अलग थलग हो रहा है। और दुनिया की जनता को ले लें तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी जनता दुनिया की इज़राइल को कहीं से समर्थन करती है, बाकी 90% इसके विरोधी हैं। यहां तक कि यूरोप में भी, लैटिन अमेरिका और सब में। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण आपके बात से मुझे याद आ रहा है कि जो पूरे ग्लोब का, पूरे दुनिया का नॉर्थ और साउथ जो डिवाइड हो रहा है। जी पहले वेस्ट और ईस्ट की बात होती थी, वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका था और ईस्ट में हम लोग थे। अब नॉर्थ साउथ हो रहा है। नॉर्थ यानी ब्रिक्स के बड़े देश, हम लैटिन अमेरिका से ले लें तो ब्राजील है, यहाँ पे भारत और चीन दूसरे देश हैं, और उधर जाए तो रूस का जो निचला हिस्सा है और पूरे अफ्रीका का जो क्षेत्र है जी जिसमें साउथ अफ्रीका महत्वपूर्ण है। ये जो डिवाइड हो रहा है बहुत बड़ा हो रहा है। और हम लोग साउथ वाले, दक्षिण वाले, जनता भी और सरकार भी कहीं ना कहीं से मजबूरी में, भारत सरकार तो मजबूरी में अमेरिका के खिलाफ जो भी काम कर रही है, क्योंकि वो जबरदस्ती यहां से पैसे ऐंठ रहा है और हमारे कुछ चंद पूंजीपतियों का जो भी मिल रहा था उसका कौर छीन रहा है। नहीं तो जनता को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड में बिल्कुल इजराइल अकेले पड़ रहा था। और इजराइल की वो हालत बन गई थी, खासकर जो उसने कतर पर आक्रमण किया और अरब कंट्रीज की जो जनता यूनाइट हो रही है, इसकी चर्चा मैंने पहले की थी। ये दोनों चीज मिला के देखें तो आपकी बात बहुत सही है और आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं कि इस प्रश्न को आपने आगे लाया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इजराइल को भी सपोर्ट मिल रहा है कि इजराइल डिसइंटीग्रेट ना हो, दुनिया से अलग खलग ना हो जाए और कहीं हार ही ना जाए इस मिलिट्री युद्ध में। क्योंकि गाजा सिटी में हमास का प्रतिरोध जो सोचा गया था उससे कई गुना ज्यादा है। जी तो होगा क्या? मतलब एक लॉलीपॉप आगे के लिए कह दिया जाएगा कि यूएन से प्रस्ताव पास हो गया, अरे फिलिस्तीन राज्य बन जाएगा, तुम थोड़ा भी शांति रखो, और इसकी आड़ लेके जो कहा जा रहा है कि हमास की भूमिका नहीं होगी, तो क्या ये तमाम देश, मैं आगे की ऐसी बात कर रहा हूं अपने आइडिया से, तमाम देश इजराइल के साथ मिलकर अब हमास को कुचलने में लग जाएंगे कि भाई तुम फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो, तुम यहां से निकलो, फिर हम फिलिस्तीन राज्य बनवा देंगे? ये जितने देशों ने मान्यता दी है पहले के छोड़ दे, स्पेशली जो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ की जो मैं बात कर रहा था, ये सब के सब कहीं ना कहीं से हमास को खत्म करना चाहते हैं। हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूतीज और जितने हैं, ईरान के भी खिलाफ है ये लोग। और एक तरह से कहें तो जो इन्होंने इस्लामोफोबिया जो फैलाया था उसी का ये फायदा उठाकर अपनी दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया की हर पूंजी और हर संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, उसके हिस्सा में आगे बढ़ रहे हैं। मूल में वो चीज है। लेकिन फिर भी यदि इसका पॉजिटिव यही होगा कि मान लीजिए पैलेस्टीन को पूर्ण मान्यता मिल जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्सेप्ट करता है और यूएनएससी कहीं ना कहीं से वीटो देने में, रोकने में असमर्थ है, तो उसका भी एक प्रतिनिधि अब वहां पे होगा। और केवल वह पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं बल्कि वो पैलेस्टीन कंट्री का बंदा होगा। और महमूद अब्बास पता नहीं कब तक चलेंगे, कब तक धोखे में रखेंगे वहां की जनता को मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभवतः, और इसके कारण और भी अन्य देश मजबूरी में ही सही, लेकिन पैलेस्टीन से भी होना शुरू हो जाएगा। आज ना तो कल युद्ध होगा। मुझे नहीं लगता है कि पूरे गाजा पट्टी पे, पूरे वेस्ट बैंक पे इजराइल इस हालत में कब्जा कर सकेगा, अनलेस की 6 महीने से 8-10 महीने या साल भर और लड़ाई चले। कहना थोड़ा मुश्किल है आपके सवाल का सही जवाब देना। नहीं नहीं, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है, और आपका ये कहना कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, आपकी बात से उछलकता भी है कि ठीक है हमास को साइड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी तो एक अच्छा साइन है कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, और ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये तो शुरुआत भर है। दुनिया यहां तक तो पहुंची है। अगर 80 वर्ष में ये कामयाबी मिल रही है तो अभी और लड़ाई बाकी है। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।